हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो देखो, इस क्लास में हम लोग सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग का पूरा सिलेबस वन शॉट में खत्म करने वाला है। तो इस क्लास को बढ़िया समझ लो, देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स, कंप्लीट सिलेबस का तुमको मिल जाएगा। तो कहीं भी कुछ और देखने का जरूरत नहीं है, इसको बढ़िया से देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हर बात समझ में? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? A sales organization is the structure within a company that manages the selling process. It involves planning, directing, and controlling the sales operations to achieve business goals. तो क्या है ये? It is a structure within a company that manages the selling process. तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में क्या देखने वाला है? सेलिंग प्रोसेस। इस बात को याद रखना। अब जब तुम ये काम करेगा तो इसमें क्या करना होगा? कुछ प्लानिंग करना होगा, डायरेक्टिंग, controlling the sales operations to achieve business goals. Example देखो, Tata Motors has a well structured sales organization that includes company owned showrooms, authorized dealers and online platforms to sell cars. तो ये टाटा मोटर्स क्या है? ये कंपनी है जो कि व्हीकल बनाता है। अब ये व्हीकल जो बनाता है उसको सेल तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेन मकसद क्या है? जितना ज्यादा सेल कर सके। तो ये सेल करने के लिए ये क्या करता है? ये खुद का अपना इसका शोरूम है, इसका ऑथोराइज्ड डीलर्स वगैरह है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे ये कार्स वगैरह सेल करता है। आ रहा बात समझ में? तो पूरा हम लोग यहाँ पे ये जो सेलिंग प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाला है। ठीक, जा रहा है कुछ खोपड़ी में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मेथड्स ऑफ सेल्स। अब कैसे कैसे सेल्स करा जा सकता है? तो देखो, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ सेलिंग। पहला क्या है? सेलिंग थ्रू ओन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या आता है? इन दिस मेथड द कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू customers without using intermediaries. Intermediaries मतलब middleman, बिचौलिया। जैसे कि Apple sells iPhone through its own stores and websites. Patanjali sells product through its exclusive Patanjali stores. तो ये सब क्या है? ये सब इनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये लोग डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है? फुल कंट्रोल ओवर प्राइसिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट मार्जिन्स as no commission is paid to agents. Next, direct customer feedback helps improve products. इसका डिसएडवांटेज क्या है? Requires high investment. जैसे कि स्टोर खोलना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स का ध्यान देना पड़ेगा और बहुत कुछ। Limited reach compared to using agents. आगे बढ़ता है। दूसरा क्या है? Selling through agents. Here the company appoints wholesalers, retailers, brokers और online platforms to sell its product. जैसे कि Samsung sells its mobile phones through Amazon and Flipkart. यहाँ क्या हो रहा है? ये जो Samsung कंपनी है ये अपना फोन वगैरह कैसे बेचता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके। ये तो इसका खुद का नहीं है ना, ये तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। समझ रहा है? जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यूजेस डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स लाइक बिग बाजार। इसका एडवांटेज देखो, लेस ऑपरेशनल कॉस्ट एज द कंपनी डज नॉट नीड its own sales team everywhere. Better market reach through agents, dealers and online platforms. Next, quick expansion in new markets. Next क्या है? Disadvantages. Less control over pricing and customer experience. Next, profit margin is shared with agents. Next देखते हैं control over agents. Companies must ensure that agents sell effectively and follow company policies. Examples of control methods. पहला है sales target. Flipkart sets monthly targets for sellers to ensure performance. Next, training programs. Insurance companies like LIC train their agents. Next, incentive and penalties. Companies provide bonuses for high sales and terminate poor performers. Next देखते हैं organization of sales department. A well structured sales department ensures smooth operations. तो देखो, की पोजीशन इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो पहला कौन है? सेल्स मैनेजर। क्या करता है ये? सुपरवाइजेस सेल्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है? मैनेज डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज और टेरिटरीज। नेक्स्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ कस्टमर्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, सपोर्ट स्टाफ हैंडल कस्टमर क्वेरीज, बिलिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट। तो ये क्या है? ये है सेल्स डिपार्टमेंट जो कि अलग अलग तरीके से काम करता है।
तो पहला क्या है इसमें, सेल्स मैनेजर, जो कि सेल्स एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, ये क्या करता है, मैनेज डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड टेरिटरीज। नेक्स्ट ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है और प्रोडक्ट को सेल करता है। नेक्स्ट सपोर्ट स्टाफ, ये लोग मेनली कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिलिंग और स्टॉक मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर, तो देखो, तो पहला है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कोका कोला वेयर सेल्स टीम्स are divided by region. Next, product based structure. इसमें क्या होता है, used by Maruti Suzuki where different teams handle different car models. Next, customer based structure used by banks like SBI which have teams for corporate and retail customers. तो ये क्या है, ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में बांट दिया गया है। जैसे कि पहला है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, यहाँ पे जो टीम्स वगैरह है उसको अलग अलग रीजन के हिसाब से बांट दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, जहां पे अलग अलग टीम अलग अलग मॉडल पे काम करता है। कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर, जहां पे कस्टमर के हिसाब से सेल्स डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट सेल्स रूटीन, इसमें क्या होता है, सेल्स रूटीन रेफर्स टू द डेली टास्क फॉलोड बाय सेल्समैन टू अचीव सेल्स टारगेट। एग्जांपल, ए सेल्समैन्स डेली रूटीन, तो पहला क्या है, identifies potential customers like visits offices, shops or online inquiries. Next, approaches customers and presents the product. Next, negotiates and close the sale. Next, delivers the product or service. Next, follow up for customer feedback. तो ये क्या है, ये है सेल्स रूटीन जो कि किसी भी सेल्समैन को फॉलो करना होता है टू अचीव सेल्स टारगेट्स। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट्स, तो देखो, द सेल्स डिपार्टमेंट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स टू फंक्शन इफेक्टिवली। एग्जांपल्स ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, तो पहला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हेल्प्स सेल्स टीम विद एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल्स। नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंश्योर्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल व्हेन needed. Next, finance department approves discounts and manages credit sales. Next, customer service department handles post sale complaints and feedback. Next देखो, control of salesmen, company use different techniques to monitor and improve the performance of salesmen. तो आओ देखता है control methods, तो पहला क्या है, daily or weekly reports, salesmen submit reports on how many sales they made. Next, sales targets, a company may require a salesman to sell 100 products per month. Next, customer feedback, companies like Amazon track how customers rate sales representatives. Next, performance based incentives, HDFC Bank offers bonuses for salesmen who meet targets. Next देखो, sales reports, analysis and utility. Sales report helps businesses track sales performance and improve strategies. तो आगे देखो types of sales reports. तो पहला क्या है, daily sales report. A clothing store tracks the number of shirts sold each day. Monthly or quarterly report. PepsiCo analyzes sales every 3 months to adjust marketing strategies. Next, customer feedback report. An online store tracks customer reviews to improve service. इसका इंपॉर्टेंस देखो, help businesses identify top selling products and focus on them. Next, improves sales forecasting like estimating future sales. Next, helps managers identify weak salespersons and train them. तो अगर हम लोग सेल्स रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे 3 रिपोर्ट होता है, जैसे कि डेली सेल्स रिपोर्ट, नेक्स्ट मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट, नेक्स्ट कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला है, इससे बिजनेसेस को टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पता करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट, हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर सेल्स कितना हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वीक सेल्स पर्संस, और उनको हम लोग ट्रेन कर सकता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ salesman's performance. A company evaluates its salesmen based on several factors. Example, performance evaluation of a car salesman. तो पहला है sales volumes. How many cars
did he sell in a month? Next, revenue generated, total income from his sales. Next, customer satisfaction. Are customers happy with his service? Next, market coverage. How many new customers did he bring in? Next, sales target achievements. तो अगर कंपनी को इवैल्यूएट करना है इट्स सेल्समैन तो कैसे करेगा वो? तो वो उनका परफॉर्मेंस देखेगा इन सेल्स वॉल्यूम, नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट कवरेज एंड सेल्स टारगेट अचीवमेंट्स। तो ये सब पैरामीटर है जिसपे कंपनीज अपने सेल्समैन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। तो सबसे पहले देखो मीनिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन क्या होता है। ये सेलेक्टिंग द राइट सेल्समैन इज क्रूशियल फॉर बिजनेस सक्सेस because they represent the company and influence sales. The selection process ensures that the most qualified, skilled and suitable individuals are chosen for the job. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाला है? Selecting the right salesman for business success because they represent company and influence sales. और यहाँ पे किनका सिलेक्शन होता है? Who are most qualified, skilled and suitable individuals. They are only chosen for the job. आगे देखो methods of selection. Businesses use different methods to choose the best salesman based on their requirements. तो देखो अपने पास अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग बेस्ट सेल्समैन को चूज कर सकता है। तो चलो अब इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वॉक इन इंटरव्यूज। यहाँ पे क्या होता है? द कंपनीज हायर सेल्समैन बाय कंडक्टिंग direct interviews without lengthy procedures. Example देखो, many retail stores like Big Bazaar and Vishal Mega Mart recruits salesmen through walk-in interviews. इसका advantages देखो क्या है? Quick and time saving process. Next, suitable for urgent hiring. इसका disadvantage क्या है? Quality of candidates may be compromised. Next, limited options for selecting the बेस्ट टैलेंट। नेक्स्ट क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पे क्या होता है? कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इनवाइट कंपनीज टू हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स फॉर सेल्स पोजीशंस। एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक रिक्रूट्स सेल्स एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स। इसका एडवांटेजेस क्या है? एक्सेस टू यंग एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव वे टू हायर मल्टीपल सेल्समैन। नेक्स्ट, disadvantages. Candidates may lack experience. Next, requires training before they can work efficiently. Next, employment agencies. इसमें क्या है? Businesses hire salesmen through recruitment agencies that provide pre-screened candidates. Example, companies like Nestle, Dabur use placement agencies for hiring sales representatives. इसका advantages क्या है? Save time and effort in screening candidates. Next, helps in finding skilled professionals. Disadvantages देखो, involves high recruitment cost. Next, no direct control over the selection process. अब यहाँ पे क्या होता है? जो बिजनेसेस वगैरह है वो लोग सेल्समैन हायर करता है। कैसे? थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज। अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज होता है, उनको ये काम दिया जाता है कि तुम लोग रिक्रूट करके लाओ, मतलब ये काम किसी और को दिया जाता है। एडवर्टाइजिंग जॉब वैकेंसीज। Companies advertise job openings in newspapers, websites, and social media to attract applicants. Example, Amazon India posts job openings for sales associates on LinkedIn and Naukri.com. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनीज वगैरह डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट निकालता है। कहाँ पे? न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स हो गया या फिर सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स। अब देखो इसका एडवांटेजेस क्या है? वाइडर रीच and attract many applicants. Next, suitable for hiring salespeople at all levels. इसका disadvantages क्या है? Filtering a large number of applications takes time. Next, some unqualified candidates may apply. Traits of a good salesman. Traits मतलब qualities. A good salesman must have certain qualities to succeed in selling. तो पहला क्या है? Good communication skills. A salesman must be able to explain the features of a product clearly and convince customers to buy it. Example देखो, a salesman at Samsung stores must explain mobile features
to customers in a simple and effective way. तो पहला क्या है, कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए जिससे तुम सामने वाले को कन्विंस कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट में दम है, खरीद लो आप, समझ रहे हैं. नेक्स्ट, प्रोडक्ट नॉलेज. ए सेल्समैन शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट ही इज सेलिंग. अब तुम क्या बेच रहे हैं तुमको पता होना पड़ेगा. जैसे कि तुम गाड़ी अगर बेच रहे हैं तो तुमको उसका माइलेज, फीचर्स, प्राइस पता होना पड़ेगा. कॉन्फिडेंस एंड परसुएसिवनेस. ए सेल्समैन शुड बी कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स एंड कन्विंस देम टू बाय द प्रोडक्ट. तो बोल रहा है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो होना पड़ेगा. ए क्रेडिट कार्ड सेल्समैन must convince customers that his bank credit card is the best option for them. Next है patience and politeness. A good salesman should be polite and handle difficult customers with patience. अब जैसे कि तुम क्लोथ्स खरीदने जाता है तो वहां पे तुमको सेल्समैन मिलेगा और उसको तुम क्या बोलता है कि और दिखाओ, समझ रहा है, और वो दिखाते जाता है तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है पेशेंस. मतलब तुमको वो पेशेंस के साथ झेल रहा है. आ रहा है बात समझ में. नेक्स्ट, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी. ए सेल्समैन शुड गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड नॉट चीट कस्टमर्स. तो अपने कस्टमर्स को कभी भी फॉल्स डिटेल्स नहीं देना चाहिए और ए सेल्समैन शुड नॉट मिसलीड हिज कस्टमर्स. नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन. ट्रेनिंग हेल्प्स ए सेल्समैन डेवलप द राइट स्किल्स, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस टू सेल इफेक्टिवली. तो अब देखो टाइप्स ऑफ सेल्स ट्रेनिंग. तो पहला क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग. न्यूली रिक्रूटेड सेल्समैन आर गिवन बेसिक ट्रेनिंग अबाउट कंपनी रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोडक्ट्स. इसका इंपॉर्टेंस देखो, हेल्प्स न्यू सेल्समैन अंडरस्टैंड द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड मिस्टेक्स इन द इनिशियल डेज. नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग. Salesmen are trained to learn everything about the product they are selling. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, increases customer trust and improves sales performance. Next, salesman can answer customer questions with confidence. अब जैसे कि तुम कोई अगर फोन बेच रहा है तो उसका स्पेसिफिकेशन, बैटरी लाइफ, फीचर्स, ये सारा तुमको पता होना पड़ेगा जिससे तुम अपने कस्टमर्स को इज्जत से बता सके. सेलिंग स्किल्स ट्रेनिंग. ये क्या है, salesmen are trained on how to interact with customers, handle objections and close deals. जैसे कि insurance companies train agents on how to convince customers to buy policies. इसका इंपॉर्टेंस देखो, improves persuasion and negotiation skills, helps salesmen convert more deals into actual sales. Next क्या है, on the job training. Salesmen are trained while working under senior sales managers. जैसे एग्जांपल देखो, a new real estate salesman works with an experienced agent to learn how to sell properties. इसका इंपॉर्टेंस देखो, provides practical experience in real life sales situations. Next, helps new salesmen adapt to market challenges. Online sales training. Companies uses videos, webinars and virtual training to teach sales techniques. Example, Amazon and Byju's provide online sales training through videos and quizzes. इसका इंपॉर्टेंस देखो, flexible and cost effective training method. Next, salesmen can learn at their own pace. तो सबसे पहले देखो, सेल्समैन ऑथोरिटी क्या होता है. ए सेल्समैन इज एन इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंपनी हु डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विथ कस्टमर्स. हिज ऑथोरिटी and responsibilities are predefined to ensure smooth business operations. तो सेल्समैन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है किसका, कंपनी का, who directly interacts with customers. तो इसलिए इसका जो भी ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है टू एंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस. नेक्स्ट देखते हैं लिमिट्स ऑफ सेल्समैन ऑथोरिटी. क्या है ये, ए सेल्समैन डज नॉट हैव अनलिमिटेड ऑथोरिटी. हिज पावर इज लिमिटेड टू प्रिवेंट मिसयूज एंड ensure efficiency. The major limitations include number 1, no authority to modify contract. A salesman cannot change the terms of the contract without approval from higher management. Next क्या है, restricted discount offering. Discount can only be given as per company policies. Next, limited financial transactions.
A salesman can collect payments but cannot decide pricing or waiving customer dues. Next, product return policies. He must follow company rules regarding product exchanges and refunds. तो पहला लिमिटेशन क्या है? नो अथॉरिटी टू मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये अपने मर्जी से कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको हायर मैनेजमेंट का परमिशन चाहिए होगा। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड डिस्काउंट ऑफरिंग्स। तो डिस्काउंट कितना देना है वो सिर्फ कंपनी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, लिमिटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसीज। तो सेल्समैन मस्ट फॉलो कंपनीज रूल्स रिगार्डिंग exchanges and refunds. Next, allocation of territory. A company divides sales region into specific territories to maximize efficiency. तो पहला क्या है? Defined sales area. Each salesman is assigned a particular area to avoid competition between employees. Next, customer focus helps build relationship with local customers. Next, performance measurement. Sales targets and progress can be monitored efficiently. Example देखो, a soft drink company assigns different area of a city to different salesmen to ensure equal distribution and prevent conflicts. Next, fixation of quota. Sales quota are targets given to salesmen to achieve within a specified period. तो देखो, टाइप्स ऑफ कोटास। सेल्स वॉल्यूम कोटास, टारगेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। नेक्स्ट, रेवेन्यू कोटास, ये क्या है? टारगेट बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू अर्न्ड। नेक्स्ट, प्रॉफिट कोटा, एंश्योरिंग ए सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम सेल्स। आगे देखो, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस हेल्प्स इन मेजरिंग एफिशिएंसी एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, rewards and incentives. Higher sales lead to promotions, bonuses and rewards. Example देखो, a mobile company gives its sales team a monthly target of selling 100 smartphones. तो ये क्या है? ये target है। Next, sales conference. A sales conference is a gathering of sales staff and management to discuss performance and strategies. It is important for sharing market insights. Salesmen share field experiences. Next, training and development, learning new sales techniques. Next, setting future goals, discussing upcoming products, promotions and targets. Next, recognizing achievements, awards and recognitions for top performers. Next देखो, consumer protection. ये क्या है? Consumer protection ensures the rights of customers are safeguarded from unethical business practices. तो ये क्या है? ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर कौन? जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। तो ये क्या करता है? इट एंश्योर्स द राइट्स ऑफ कस्टमर्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड या फिर कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो जाए, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, प्रिवेंट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट्स consumers from frauds, misleading advertisements and defective products. Next, ensures safety, guarantees safe and high quality products, promotes consumer awareness, educates people about their rights. Next, encourages fair competition. Companies maintain ethical practices. Next, boost confidence. Consumers feel secure while purchasing products. Example देखो, the ban on misleading advertisements about fairness creams protects customers from false claims. Next, consumer rights. Under Consumer Protection Act 2019, right to safety. इसमें क्या है? Protection from hazardous products or goods. Next क्या है? Right to information, accurate details about products or services. Next, right to choose, freedom to select from various options. Next, right to be heard. Consumers can file complaints. Next, right to seek redressal, legal protection against unfair trade. Right to consumer education, awareness about rights and responsibilities. तो देखो, if a customer buys an expired product, मतलब
जो प्रोडक्ट खराब हो चुका है। He has the right to complain and get a refund or replacement. नेक्स्ट देखो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहला है बी अवेयर, नो प्रोडक्ट डिटेल्स बिफोर परचेजिंग। नेक्स्ट चेक एक्सपायरी डेट्स एंड एमआरपी। एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चेक एक्सपायर्ड और ओवरप्राइस्ड आइटम्स। नेक्स्ट डिमांड बिल्स एंड रिसीप्ट्स। प्रूफ ऑफ परचेज हेल्प्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट report unfair practices. Complaints should be filed against fraud. Next, use products properly. Follow instructions and safety guidelines. Ways and means of consumer protection. तो पहला क्या है? Government regulation. Laws like the Consumer Protection Act protect consumer interests. Next, consumer awareness campaigns like advertisement, seminars and educational programs. Next, consumer forums and helplines, platforms where consumers can report issues. Next, strict penalties for companies, heavy fines and bans on fraudulent businesses. तो ये सब क्या है? Ways and means of consumer protection. किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल redressal. Consumer Protection Act 2019. The Consumer Protection Act 2019 replaced the old Consumer Protection Act 1986 and introduced stricter rules. तो पहला है e-commerce regulation. Online shopping frauds are now covered. Next, product liability. Companies are responsible for defective products. Next, misleading ads penalty. Heavy fines for sales advertising. Next, simplified complaint process. Online filings of complaints is allowed. Next, consumer dispute redressal commissions. State and national level courts resolve dispute quickly. तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, if a consumer receives a false product from an e-commerce site, he can file a complaint under the new rules. Next, role of consumer organization and NGOs. तो किसका रोल का बात हो रहा है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGOs का। तो पहला क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस, एडुकेट कंज्यूमर्स अबाउट राइट्स। नेक्स्ट, फाइलिंग कंप्लेंट्स, हेल्प इन लीगल एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। नेक्स्ट, पॉलिसी एडवोकेसी, सजेस्ट बेटर कंज्यूमर लॉज टू द गवर्नमेंट। Next, product testing and reviews, verify product quality and safety. Example देखो, NGOs like Consumer Voice and Cuts International work to educate and protect consumers in India. तो पहले देखते हैं introduction to remuneration. Remuneration refers to the total earnings a salesman receives for his work. It includes salary, commission, incentives, bonuses and other benefits. Proper remuneration is essential to motivate salesmen, improve productivity and retain talent in an organization. तो remuneration क्या है? Total earnings. किसका? Salesman का, for his work. अब इसके अंदर क्या किया जाता है? Salaries, commission, incentives, bonuses and other benefits. तो proper remuneration देना बहुत essential है to motivate salesman, to improve his productivity and the most important, retain talent in an organization. Objectives of salesman's remuneration. तो पहला क्या है? Motivation. तो देखो पैसे से बड़ा कोई motivation नहीं होता है. Encourages salesman to work harder. Next, retention. Helps retain skilled sales personnel. Next, fair compensation. Ensures the salesman is paid according to efforts and results. Next, performance improvement. Increases efficiency and sales output. Next, cost management. Balances company expenses while rewarding employees fairly. तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सेल्समैन रिम्यूनरेशन का? तो पहला है मोटिवेशन, नेक्स्ट रिटेंशन, नेक्स्ट फेयर कॉम्पेंसेशन, नेक्स्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड, नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आगे देखो टाइप्स ऑफ सेल्समैन्स रिम्यूनरेशन। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ
remunerating a salesman. The most common type includes, तो पहला क्या है, fixed salary method. ये क्या बोलता है? In this method, the salesman receives a predetermined salary regardless of sales performance. यहाँ पे क्या होता है, पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि कितना सैलरी उसको मिलेगा. अब इसका एडवांटेजेस देखो, ensures financial security for salesmen. Next, easy for companies to manage payroll. Next, encourages long term commitment. इसका डिसएडवांटेज देखो, may reduce motivation as earnings are not linked to performance. Next, high cost for companies if sales do not meet expectations. Example देखो, a retail store salesman earns 20,000 per month as a fixed salary. जहां पे फिक्स सैलरी का बात होगा वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट, कमीशन बेस्ड रिम्यूनरेशन. अंडर दिस मेथड द सेल्समैन अर्न्स ए परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू. मतलब जितना भी सेल्स होता है उसका कुछ परसेंट इसको एज ए रिम्यूनरेशन मिलता है. इसका एडवांटेज देखो, हाई मोटिवेशन टू सेल मोर. नेक्स्ट, इंक्रीजेस कंपनी रेवेन्यू विदाउट फिक्स्ड कॉस्ट. इसका डिसएडवांटेज क्या है, अर्निंग्स आर अनसर्टेन एंड डिपेंड्स ऑन सेल्स. Next, may lead to unethical selling practices. Example देखो, a car salesman earns a 5% commission on every car sold. If he sells a car worth 10 lakh, he gets 50,000 as commission. Next है salary plus commission method. ये क्या है? A combination of a fixed salary and commission on sales. यहाँ पे fixed salary plus commission दोनों का combination को हम लोग बोलते हैं सैलरी प्लस कमीशन मेथड. इसका एडवांटेजेस देखो, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, बैलेंसेस कंपनी एक्सपेंसेस एंड सेल्समैन्स मोटिवेशन. डिसएडवांटेज देखो, कैन बी एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी. नेक्स्ट, मे क्रिएट इम्बैलेंस इफ सेल्स फ्लक्चुएट. ए सेल्समैन अर्न्स 15,000 पर मंथ एज ए फिक्स्ड सैलरी प्लस ए 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स सैलरी तो है ही, साथ ही साथ टोटल सेल्स के ऊपर कमीशन भी है. नेक्स्ट है बोनस एंड इंसेंटिव्स. ये क्या है, कंपनीज ऑफर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स व्हेन सेल्समैन अचीव और एक्सीड टारगेट्स. इसका एडवांटेज देखो, एनकरेजेस एक्स्ट्रा एफर्ट एंड लॉयल्टी. नेक्स्ट, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कंपटीशन. डिसएडवांटेज, क्रिएट्स प्रेशर टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली. नेक्स्ट, if targets are too high, it may demotivate employees. A salesman gets a 10,000 bonus for selling more than 50 units in a month. Profit sharing method. Salesmen receive a share of the company's profit in addition to their salary. यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी के साथ साथ कंपनीज के प्रॉफिट में भी शेयर मिल रहा है. एडवांटेजेस देखो, encourages long term dedication to company's growth. Next, aligns salesman's interest with company success. Disadvantage, profits depend on overall company performance. Next, salesmen have less control over company expenses. Example, a company distributes 10% of its annual profits among top performing sales staff, expense allowances and perks. Companies provide additional benefits such as travel allowances, mobile phone bills and accommodation. इसका एडवांटेजेस देखो, reduces financial burden on salesmen. Next, enhances job satisfaction. Disadvantage, can be costly for the company. Next, may lead to misuse of company funds. A company reimburses 5,000 per month for travel expenses of a field salesman. Next है factors affecting salesman's remuneration. Type of product or service. High value products often have higher commissions. Next, salesman's experience. Experienced salesmen demand better remuneration. Next, market competition. Companies offer attractive pay to retain top talent. Next, company policy. Each organization has different payment structures. Next, economic conditions. During recessions, companies may reduce incentives. Next, sales targets and performance. High performance often results in better पे। तो ये क्या है, ये फैक्टर्स जो कि सेल्समैन का रेम्यूनरेशन
अफेक्ट करता है, जिससे फर्क पड़ता है। तो ये था अपना यूनिट 4 रेम्यूनरेशन कंप्लीट चैप्टर। तो अब तुम लोगों का काम चालू होता है। यहाँ से यूनिट को अच्छे से समझ लो और लिख के प्रैक्टिस करो और एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। बाय बाय। आ रहा है बात समझ में? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन रेफर्स टू द total earnings a salesman receives for his work. It includes salary, commission, incentives, bonuses, and other benefits. Proper remuneration is essential to motivate salesmen, improve productivity, and retain talent in an organization. तो remuneration क्या है? Total earnings. किसका? Salesman का for his work. अब इसके अंदर क्या किया जाता है? Salaries, कमीशन, इंसेंटिव्स, बोनसेस एंड अदर बेनिफिट्स। तो प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना बहुत एसेंशियल है टू मोटिवेट सेल्समैन, टू इंप्रूव हिज प्रोडक्टिविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेन टैलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्समैन्स रेम्यूनरेशन। तो पहला क्या है? मोटिवेशन। तो देखो पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। एनकरेजेस सेल्समैन टू वर्क हार्डर। नेक्स्ट, रिटेंशन helps retain skilled sales personnel. Next, fair compensation ensures the salesman is paid according to efforts and results. Next, performance improvement increases efficiency and sales output. Next, cost management balances company expenses while rewarding employees fairly. तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सेल्समैन रिम्यूनरेशन का? तो पहला है मोटिवेशन, नेक्स्ट रिटेंशन, नेक्स्ट फेयर कॉम्पेंसेशन, नेक्स्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड, नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आगे देखो टाइप्स ऑफ सेल्समैन्स रिम्यूनरेशन। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग ए सेल्समैन। द मोस्ट कॉमन टाइप इंक्लूड्स, तो पहला क्या है? फिक्स्ड सैलरी मेथड। ये क्या बोलता है? इन दिस मेथड द सेल्समैन रिसीव्स ए प्रीडिटरमाइंड सैलरी रिगार्डलेस ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है? पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि कितना सैलरी उसको मिलेगा। अब इसका एडवांटेजेस देखो, एंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर सेल्समैन। नेक्स्ट, इजी फॉर कंपनीज टू मैनेज पेरोल। नेक्स्ट, एनकरेजेस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसका डिसएडवांटेज देखो, मे रिड्यूस मोटिवेशन एज अर्निंग्स आर नॉट लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, high cost for companies if sales do not meet expectations. Example देखो, a retail store salesman earns 20,000 per month as a fixed salary. जहां पे फिक्स सैलरी का बात होगा वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, कमीशन बेस्ड रिम्यूनरेशन। अंडर दिस मेथड द सेल्समैन earns a percentage of sales revenue. मतलब जितना भी सेल्स होता है उसका कुछ परसेंट इसको एज ए रिम्यूनरेशन मिलता है। इसका एडवांटेज देखो, हाई मोटिवेशन टू सेल मोर। नेक्स्ट, इंक्रीजेस कंपनी रेवेन्यू विदाउट फिक्स्ड कॉस्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अर्निंग्स आर अनसर्टेन एंड डिपेंड्स ऑन सेल्स। नेक्स्ट, मे लीड टू अनएथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस। एग्जांपल देखो, ए कार सेल्समैन अर्न्स ए 5% कमीशन ऑन एवरी कार सोल्ड। इफ ही सेल्स ए कार वर्थ 10 lakh, he gets 50,000 as commission. Next है salary plus commission method. ये क्या है? A combination of a fixed salary and commission on sales. यहाँ पे fixed salary plus commission दोनों का combination को हम लोग बोलते हैं salary plus commission method. इसका advantages देखो, provides financial security with extra incentives for better performance. Next, balances company expenses and salesman's motivation. Disadvantage देखो, can be expensive for the company. Next, may create imbalance if sales fluctuate. A salesman earns 15,000 per month as a fixed salary plus a 2% commission on total sales. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिक्स सैलरी तो है ही, साथ ही साथ टोटल सेल्स के ऊपर कमीशन भी है। नेक्स्ट है बोनस एंड इंसेंटिव्स। ये क्या है? कंपनीज ऑफर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स व्हेन सेल्समैन अचीव और एक्सेड टारगेट्स। इसका एडवांटेज देखो, एनकरेजेस एक्स्ट्रा एफर्ट एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट, increases job satisfaction and competition. Disadvantage, creates pressure to perform consistently. Next, if targets are too high, it may demotivate
employees. A salesman gets a 10,000 bonus for selling more than 50 units in a month. Profit sharing method. Salesmen receive a share of the company's profit in addition to their salary. यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी के साथ साथ कंपनीज के प्रॉफिट में भी शेयर मिल रहा है. एडवांटेजेस देखो, encourages long term dedication to company's growth. Next, aligns salesman's interest with company success. Disadvantage, profits depend on overall company performance. Next, salesmen have less control over company expenses. Example, a company distributes 10% of its annual profits among top performing sales staff. Expense allowances and perks. Companies provide additional benefits such as travel allowances, mobile phone bills and accommodation. इसका advantages देखो, reduces financial burden on salesmen. Next, enhances job satisfaction. Disadvantage, can be costly for the company. Next, may lead to misuse of company funds. A company reimburses 5,000 per month for travel expenses of a field salesman. Next है factors affecting salesman's remuneration. Type of product or service. High value products often have higher commissions. Next, salesman's experience. Experienced salesmen demand better remuneration. Next, market competition. Companies offer attractive pay to retain top talent. Next, company policy. Each organization has different payment structures. Next, economic conditions. During recessions, companies may reduce incentives. Next, sales targets and performance. High performance often results in better pay. तो ये क्या है, ये फैक्टर्स जो कि सेल्समैन का रेम्यूनरेशन अफेक्ट करता है, जिससे फर्क पड़ता है. तो देखो, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजमेंट प्रिपरेशन. क्या है ये? एन एडवर्टाइजमेंट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन used to inform, persuade or influence consumers about products, services or ideas. Preparing an advertisement requires careful planning, creativity and an understanding of consumer psychology. तो तुम अपने टारगेट कस्टमर्स को कैसे बताएगा अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया के बारे में? थ्रू एडवर्टाइजमेंट. तो ये क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन where we informed our consumers about our products, services or ideas. Advertisement requires careful planning, creativity and an understanding of consumer psychology. तो आ रहा है बात समझ में? तो पहला देखो क्या है, definition of copy. Advertising copy refers to the written content of an advertisement. It includes headlines, slogans, body text and call to action statements. A well-crafted copy effectively conveys the message and attracts potential consumers. आगे देखो, theme of advertising copy. The theme of advertisement copy is the central idea or concept around which the advertisement is designed. It should be clear and concise, easy to understand. Next, relevant, related to the target audience needs. Next, engaging, captures attention and interest. Next, emotional appeal, evokes emotions to create a lasting impact. Example देखो, a toothpaste ad may use the theme healthy teeth, confident smile to highlight the benefits. Next है essential of an advertisement copy. तो एक एडवर्टाइजमेंट कॉपी के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है होना? A good advertisement copy should have the following essentials. तो क्या है? पहला, attention grabbing headline. The first thing that catches the reader's eye. Next, persuasive content must convince the reader to take action. Next, simplicity and clarity should be easy to understand. Next, emotional appeal connects with the audience feelings. Next, call to action encourages customers to buy or engage. Next, credibility should provide reliable and truthful information. Next, memorability must leave a lasting impression on consumers. Example देखो, an advertisement for a fitness product may use the call to action like join now and get fit today. तो ये सब है एडवर्टाइजमेंट कॉपी के अंदर
essentials जो कि होना चाहिए. Next, size of advertisement copy. The size of an advertisement depends on various factors such as budget, target audience, and advertising medium. Common sizes include small size ads for newspapers and social media posts. Next, medium size ads for magazines and online banners. Next, large size ads for billboards and TV commercials. A full page newspaper ad for a new car launch would be a large sized ad. Next, features of a good advertisement copy. तो पहला है clarity and brevity, short and to the point. Next, creativity, innovative ideas that attract attention. Next, customer centric, focus on the benefits for the consumer. Appealing design, visually attractive. Next, relevance, matches the needs and interest of the audience. Next, call to action, encourages immediate response. Next, classification of layout. ये क्या है? A layout of an advertisement refers to how various elements are arranged visually. It can be classified as formal layout. इसमें क्या होता है? Organized and balanced design, often used for professional advertisements. Next, informal layout, creative and asystematical design, used for artistic aids. Next, Mondrian layout, uses geometric patterns and grids for a structured look. Next, picture layout, dominated by images with minimal text. Next, copy heavy layout, text-based ads, ideal for detailed product descriptions. Next, frame layout, uses borders or frames to highlight the messages. A real estate ad may use a picture layout to showcase properties visually. Next, elements of advertisement layout. A well-designed advertisement layout includes the following elements. तो पहला क्या है? Headline, the most prominent text that grabs attention. Next, illustration or images, pictures that support the message. Next, body copy, the main text providing details. Next, slogan, a catchy phrase that reinforces the brand. Next, logo and brand name, ensures brand recognition. Next, call to action, encourages customers to act immediately. White space, ensures readability by avoiding clutter. Example, a smartphone ad may include headlines like next gen performance in your hands. Image, a high resolution picture of the phone. Body copy, details about features and pricing. Call to action, order now and get 2000 off. तो ये क्या है? ये elements of advertisement layout. तो देखो, organization of advertising department. The advertising department is responsible for planning, executing and monitoring advertising campaigns to promote products or services. It is typically structured as follows. तो यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का. और ये करता क्या है? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग. क्या चीज? एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स. किस चीज के लिए? टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ठीक, तो ये किसका काम है? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का. अब देखो इस डिपार्टमेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है. तो सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग मैनेजर. क्या करता है ये? हेड्स द डिपार्टमेंट एंड ओवरसीज ओवरऑल स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट है क्रिएटिव टीम, इंक्लूड्स कॉपीराइटर्स, डिजाइनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स. नेक्स्ट, मीडिया प्लानिंग टीम सेलेक्ट्स द राइट मीडिया चैनल. नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च टीम एनालाइजेस कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड competitors. Next, public relation team. क्या करता है ये? Handles brand image and publicity. Next, budget and finance team manages cost and expenses. तो ये जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिसमें पहले क्या आता है? एडवर्टाइजिंग मैनेजर, उसके बाद क्रिएटिव टीम, नेक्स्ट मीडिया प्लानिंग टीम, नेक्स्ट मार्केट रिसर्च टीम, नेक्स्ट पब्लिक रिलेशन टीम, नेक्स्ट बजट एंड फाइनेंस टीम,
नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। अब ये जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है ये करता क्या है, तो देखो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, नेक्स्ट रिसर्चिंग द टारगेट ऑडियंस, नेक्स्ट क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट एंड विजुअल्स, नेक्स्ट selecting appropriate media channels, next evaluating campaign effectively, coordinating with other departments like sales and finance. Example देखो, a company launching a new smartphone will involve its advertising team to design an engaging marketing campaign. तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, planning and executing advertising campaign. उसके बाद शुरू होता है रिसर्च कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, ये जो तुम स्मार्टफोन बनाया है ये तुम किसको बेचना चाहता है, स्टूडेंट को बेचना है या फिर कोई जॉब में है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये होता है तुम्हारा टारगेट ऑडियंस। इस हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट एंड विजुअल्स, उस हिसाब से हम लोग जो भी कंटेंट है या फिर विजुअल है उसको तैयार करता है। नेक्स्ट सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो किस माध्यम से होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने का बहुत सारा चैनल है, तो तुमको जो भी तुमको सही लगता है वो तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग कैंपेन इफेक्टिवली, नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स एंड फाइनेंस। नेक्स्ट है पब्लिसिटी प्रोग्राम, ये क्या होता है, ए पब्लिसिटी प्रोग्राम इज ए प्लान्ड एफर्ट टू गेन मीडिया अटेंशन एंड क्रिएट अवेयरनेस about a product or a brand. It includes press releases. क्या होता है इसमें, informing media about new launches. Next, sponsorships, supporting events for brand visibility. Next, social media campaigns like engaging audiences online. Next, influencer collaborations. क्या होता है इसमें, using influencers to promote products. Next, corporate social responsibility, CSR, initiatives to enhance brand reputation. Example देखो, a car manufacturer might sponsor a motor sports event to gain. Next, media selection, planning and policy. तो पहले देखो media selection, choosing the right advertising media based on the target audience, budget and product type. कॉमन मीडिया इंक्लूड प्रिंट मीडिया, इसके अंदर क्या आता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी, रेडियो। नेक्स्ट डिजिटल मीडिया, वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब एड्स। आउटडोर मीडिया लाइक बिलबोर्ड्स, ट्रांजिट एड्स। तो ये सब क्या है, ये सब है मीडिया, और हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से टारगेट ऑडियंस कौन है, बजट कितना है और प्रोडक्ट कैसा है, उस हिसाब से हम लोग अपना मीडिया को सिलेक्शन करता है फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग, ये क्या है, डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर्स। नेक्स्ट चूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल्स। नेक्स्ट शेड्यूलिंग एडवर्टाइजमेंट्स इफेक्टिवली, एलोकेटिंग बजट फॉर ईच मीडिया टाइप। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, ये क्या है, गाइडलाइंस सेट बाय ए कंपनी रिगार्डिंग एथिकल कंसिडरेशंस लाइक नो मिसलीडिंग क्लेम्स। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड प्लेसमेंट ऑफ एड्स। नेक्स्ट कंप्लायंस विथ लीगल रेगुलेशंस। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इन ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग। तो देखो ये जो एडवर्टाइजिंग है उसमें कुछ पॉलिसीज होता है लाइक गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब रूल्स, रेगुलेशंस जो कि सबको फॉलो करना चाहिए, लाइक एथिकल कंसिडरेशन, जैसे कि कोई भी फेक क्लेम्स नहीं होना चाहिए या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड प्लेसमेंट ऑफ एड्स, मतलब वो जो एड है वो कितना बार आएगा और कब आएगा, समझ रहा है, जैसे तुम यूट्यूब में देखता है अचानक से कभी एड आ जाता है। नेक्स्ट कंप्लायंस विद लीगल regulations. Next, consistency in branding and messaging. Next, budgeting for advertising. ये क्या होता है, the advertising budget is the total amount allocated for advertising activities. It depends on companies' financial resources. Large firms have higher budgets. Next, advertising objectives, brand awareness versus product launch. Next, market competition. More competitive markets require higher spending. Next,
choice of media. TV and digital aids are costlier than newspapers. Next देखो methods of setting and advertising budget. ये क्या है? Percentage of sales method. Budget is a fixed percentage of sales revenue. Competitive parity method. Budget based on competitor spending. Next, objective and task method. Budget determined by advertising goals. Next, affordability method. Spending what the company can afford. Next, market research and competitors advertising. Market research understand consumer preferences, industry trends and competitor strategies. तो देखो मार्केट रिसर्च क्या है? तो तुम्हारा जो भी कंज्यूमर है जो कि तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा, अब उसका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहता है, ये तुमको पता करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से ही तुमको प्रोडक्ट वगैरह तैयार करना है। या फिर इंडस्ट्री का अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उनका स्ट्रेटेजीज कैसा चल रहा है, तो ये सब चीजें आता है कहाँ? मार्केट रिसर्च के अंदर। अब देखो ये हम लोग किस हिसाब से करेगा, इसका मेथड्स वगैरह देख लो। तो पहला है सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स, कलेक्टिंग कंज्यूमर फीडबैक। नेक्स्ट, फोकस ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस फॉर इनसाइट्स। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिक्स, ट्रैकिंग कस्टमर बिहेवियर ऑनलाइन। आगे है कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन identifying strengths and weaknesses. Next, differentiating from competitors. Next, adopting successful advertising strategies. Next, avoiding mistakes made by competitors. Example देखो, if a rival brand is running a successful social media campaign, a company may adopt a similar approach. Next है stock for sale and adequacy of finance. Stock for sale ये क्या है? Advertising efforts should align with inventory levels to avoid overstocking. Overstocking leads to increased storage cost. Next, understocking results in missed sales opportunities. Adequacy of finance. Sufficient financial resources are necessary to run consistent advertising campaigns. Next, cover production and distribution costs. Invest in new advertising technology. Advertising objectives and relation with other departments. तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। नेक्स्ट, जनरेट लीड्स एंड बूस्ट सेल्स। नेक्स्ट, इन्फॉर्म एंड एडुकेट कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, build a strong brand image. Next, stay competitive in the market. आगे देखो cost relation with other departments. Advertising costs impact production department, influences pricing and demand. Next, sales department drives revenue growth. Next, finance department manages budget allocation. Next, marketing department ensures alignment with market strategy. Example देखो, a high budget TV campaign will require increased production and sales efforts to justify cost. Evaluation of advertisement effectiveness. तो क्या ये evaluating advertising effectiveness ensures a company gets the best return on investment, that is ROI. तो ये क्या बोल रहा है? अब देखो तुम तो एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, अब उसे तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको तुम कैसे इवैल्यूएट करेगा, उसी चीज के बारे में अभी बात हो रहा है। तो आओ देखते हैं। मेथड्स इंक्लूड, पहला है प्री टेस्टिंग एड्स, टेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स बिफोर लॉन्चिंग टू चेक ऑडियंस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, पोस्ट टेस्टिंग एड्स, मेजरिंग एड इफेक्टिवनेस आफ्टर रिलीज यूजिंग सर्वेज एंड एनालिटिक्स। नेक्स्ट, सेल्स एनालिसिस, चेकिंग इफ सेल्स इंक्रीज्ड आफ्टर एन advertising campaign. Next, customer feedback, gathering opinions to assess impact. Next, return on investment, comparing ad spend versus revenue generated. Example, a company may use Google Analytics to measure how many customers visited its website after seeing an online ad. तो देखो सबसे पहले क्या है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब ये क्या है? एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज ए
professional service organization that help businesses create, plan and execute advertising campaigns. It serves as a bridge between advertisers and the media, ensuring that advertisements are effectively designed and placed to maximize impact. तो ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये क्या है? एक प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करता है? ये बिजनेसेस को हेल्प करता है इन क्रिएटिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग campaigns. It serves as a bridge between advertisers and the media. किस लिए? To ensure that advertisements are effectively designed and placed to maximize impact. Need for advertising agencies. Advertising agencies are essential for businesses due to several reasons. तो देखो पहला क्या है? Professional expertise. Agencies have skilled professionals like copywriters, designers and strategists who create impactful advertisements. Next है creativity and innovation. They develop fresh and unique ideas that attract consumer attention. Next, market research. Agencies analyze consumer behavior and preferences to tailor advertisements accordingly. Next, media planning and buying. They choose the most effective platforms like TV, print, digital to maximize reach and impact. Time and cost efficiency. Outsourcing advertising tasks saves businesses time and often proves cost effective in the long run. Strategic branding. Agencies help build a strong brand identity, making products or services recognizable in the market. तो example देखो, a small bakery may not have expertise in digital marketing and advertising agency can help it create social media campaigns ensuring it reaches more potential customers. तो ये जो advertising agencies वगैरह है इसका जरूरत क्या है? ये जो agencies वगैरह है ये businesses को बहुत अलग अलग तरीके से help कर सकता है, जैसे कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. इनके पास प्रोफेशनल टीम होता है जैसे कि कॉपी राइटर्स, डिजाइनर्स, ये सब क्या करता है? दे क्रिएट इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हु ब्रिंग्स फ्रेश एंड यूनिक आइडियाज. नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च. ये एजेंसीज वगैरह कंज्यूमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के अनुसार एडवर्टाइजमेंट तैयार करता है. नेक्स्ट, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग. They choose most effective platforms to maximize reach and impact. Next, time and cost efficiency. और आगे है strategic branding. ये एजेंसीज वगैरह ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है जिससे प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मार्केट. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. Advertising agencies are structured into various departments, each handling a specific function. तो पहला डिपार्टमेंट क्या है? क्रिएटिव डिपार्टमेंट. ये करता क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड राइटिंग एडवर्टाइजमेंट्स. नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग. डिसाइड्स वेयर एंड व्हेन द एड्स विल बी प्लेस्ड फॉर मैक्सिमम effectiveness. Next है client servicing. Acts as a bridge between the agency and the advertiser, understanding the client's needs. Next है research and strategy. Conducts market research and develops marketing strategies. Next है production department. Manages the production of TV commercials, digital ads and print ads. Example देखो, a smartphone brand hiring an agency will work closely with the client servicing team, while the creative team will design engaging ads. आगे देखो, evolution of marketing agencies. The marketing industry has evolved significantly over time. Early stage, ये क्या था? Print media, जैसे कि newspaper, magazines dominated advertising. उसके बाद रेडियो एंड टीवी एरा. द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन एक्सपांडेड एडवर्टाइजिंग रीच. उसके बाद आया डिजिटल एरा. इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन मार्केटिंग बिकेम डोमिनेंट. नेक्स्ट है एआई एंड डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग. टुडे
artificial intelligence helps in personalized advertising, such as showing ads based on browsing history. Example देखो, earlier advertisements were placed in newspapers, but today companies use Google Ads to target specific customers based on interest. Next है obtaining business for an advertising agency. Advertising agencies acquire clients through various methods. तो पहला है pitching. Agencies present creative ideas to potential clients. Next, networking and referrals. Satisfied clients recommend agencies to others. Next, case studies and testimonials. Showcasing past successful campaigns attracts new clients. Competitive pricing. Offering affordable yet effective advertising solutions. Next, strong portfolio. A diverse portfolio of various work builds a strong and credibility. Example, a new sports brand looking for advertising services might choose an agency that has successfully promoted other sports brand. Next, benefits and cost to advertisers. Benefits of hiring an advertising agency. Professional campaigns. Higher quality advertisements that engage audiences. Next, increased reach. Access to multiple media platforms. Next, time savings. Businesses can focus on core operations. Next, market insights. Data-driven decision making for targeted marketing. Next, cost involved. Service fees. Agencies charge for creative and strategic services. Next, media cost. Payment for aid placements like TV, social media, billboards, etc. Production costs. Expenses related to making video or digital ads. Example, a fast food chain hiring an agency to create TV commercials will pay for the agency's expertise, production and media costs. आगे देखो, relationship between agencies and clients. A strong agency-client relationship is key to successful advertising. The relationship depends on clear communication, understanding the client's vision and objectives. Next, trust and transparency. Clients must trust the agency's strategies. Next, feedback and adaptation. Agencies must be open to client feedback and make necessary adjustments. Next, performance measurement. Regular evaluation of ad effectiveness. Example, if a company wants a humorous ad campaign, the agency should understand its brand tone and deliver accordingly. Departments in an advertising agency. An advertising agency consists of several departments, each playing a vital role. तो पहला क्या है? Creative department generates ad ideas, writes scripts and designs visuals. Next है media planning and buying, selects the best advertising platforms. Next, client servicing, acts as a point of contact between clients and the agency. Next, research and strategy, analyzes market trends and consumer preferences. Next, production department, produces TV commercials, video ads and digital contents. Example देखो, a car company launches a new model will rely on all these departments to create a successful campaign. Next, creation of advertising materials. Creating advertising content involves several steps. पहला है understanding client needs. इसमें क्या आता है? Analyzing the brand, target audience and objectivities. Next, brainstorming creative and engaging ad concepts. Next, content development, writing copy, designing visuals and producing videos. Next, media selection, choosing platforms like TV, social media, print, radio for publishing. Next, final approval and execution, reviewing the ad and launching it. Example, a clothing brand
Creating an Instagram ad will focus on engaging visuals and catchy text. Next है media selection and checking. Advertising agencies carefully select media platforms based on the client's target audience and budget. जैसे कि television, high reach but expensive. Next, print media like newspaper, magazines good for local advertising. Next, radio, cost effective for local reach. Next, digital media, websites, social media, search engines, targeted and measurable. Outdoor media like billboards, banners, good for mass exposure. Next है checking and verification, ensuring ads meet quality standards. Next, checking for errors in content and placement, monitoring ad performance and making adjustments if needed. Example, a travel agency may use Instagram ads to attract young travelers and newspaper ads to target old customers. Meaning of market research. तो ये क्या है? Market research is the process of gathering, analyzing and interpreting information about a market, including potential customers, competitors, and industry trend. It helps businesses make informed regarding product development, pricing, marketing strategies, and customer satisfaction. तो ये market research क्या है? It is a process. किस चीज का? Gathering, analyzing, and interpreting information about a market, including potential customers, competitors, and industry trends. इससे क्या होगा? It helps businesses in making informed decisions. किस चीज का? Regarding product developments, pricing, marketing strategies, and customer satisfaction. Definition देखो. Market research is defined as the systematic collection, analysis, and interpretation of data to understand market trends, customer preferences, and business opportunities. तो आगे देखो importance and need for market research. Market research plays a crucial role in business success. It helps in understanding consumer needs, identifies customer preferences and purchasing behavior. Next, reducing business risks, minimizes uncertainties by providing data-driven insights. Next, competitive analysis helps businesses stay ahead by analyzing competitor strategies, identifying market opportunities, recognizes gaps in the market for new product or services. Next, effective marketing strategies ensures that advertising efforts target the right audience. Next, pricing decisions helps determine the best price point for profitability and affordability. Next है product development, provides insights into product improvements and innovations. Next, customer satisfaction and loyalty, measures feedback to enhance customer experience. तो ये जो मार्केट रिसर्च है ये बिजनेसेस को किस तरीके से हेल्प करता है? तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नीड. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट प्राइसिंग डिसीजंस. नेक्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट customer satisfaction and loyalty. Market research process. The market research process involves several systematic steps to ensure reliable data collection and analysis. Steps in market research process. अब देखो ये जो market research है इसमें हम लोग को किस प्रोसेस से जाना होता है? तो पहला है identifying the problem, defining the purpose of the research. Next है setting objectives. यहाँ क्या होता है? Determining what information is needed. Next है choosing research methods, selecting suitable techniques for data collection. Next, data collection, gathering information from primary and secondary sources. Next, data analysis, evaluating and interpreting the collected data.
नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, समराइजिंग फाइंडिंग्स फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग फाइंडिंग्स, यूजिंग रिसर्च इनसाइट्स फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो जब भी हम लोग मार्केट रिसर्च करता है तो एक प्रोसेस में हम लोगों को जाना होता है। तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ हम लोग ये देखता है कि हम लोगों को किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आता है चूजिंग रिसर्च मेथड। अब जो तुम ये रिसर्च करेगा वो किस मेथड से करेगा, इसमें तुम्हारा जो तुम डाटा कलेक्शन करेगा वो किस हिसाब से करेगा, तुम्हारा क्या टेक्निक होना चाहिए। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। अब एक बार तुम अपना टेक्निक चूज कर लिया तो नेक्स्ट क्या है डाटा कलेक्शन। इसमें तुम डाटा वगैरह कलेक्शन करेगा कहां से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से। इसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग जो भी कलेक्टेड डाटा है उसको इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, समराइजिंग फाइंडिंग्स फॉर डिसीजन मेकिंग। लास्ट, इंप्लीमेंटिंग फाइंडिंग्स। अब इस प्रोसेस से जो भी तुम्हारा फाइंडिंग है उसको इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। नेक्स्ट है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। तो देखो, मार्केट रिसर्च टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च मेथड। अब ये जो प्राइमरी रिसर्च मेथड है इसको हम लोग बोलता है डायरेक्ट डेटा कलेक्शन। इसमें क्या होता है, सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स आस्किंग कस्टमर्स अबाउट देयर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट, इंटरव्यूज, फेस टू फेस और ऑनलाइन डिस्कशन विथ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, focus groups, gathering opinions from a small group of people. Next, observation, monitoring customer behavior in stores or online. Next, experimentation, testing product responses in different markets. दूसरा मेथड है secondary research method, using existing data. तो इसके अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जैसे कि सेंसस डाटा, trade statistics and economic reports. Next, industry publications like market trend reports, competitor analysis and research papers. Next, company records जैसे कि sales data, customer feedback and historical performance. Online research, social media trends, blogs and digital analytics. Next है identification of target groups in relation to a product. Target groups refer to specific consumer segments most likely to buy a product. Identifying the right target audience is essential for effective marketing. Steps to identify target groups. तो पहला क्या है, demographic segmentation. इसमें हम लोग क्या करता है, एज, जेंडर, इनकम, एडुकेशन एंड ऑक्यूपेशन के आधार पर सेगमेंटेशन करता है, मतलब अलग अलग कर देता है इन सब चीजों को, और फिर जो भी अपना टारगेट ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, रीजन, सिटी, अर्बन और रूरल एरियाज के आधार पे हम लोग सेगमेंटेशन करता है। नेक्स्ट, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन लाइक इंटरेस्ट, वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी, इन सब आधार पे हम लोग सेगमेंटेशन करता है। नेक्स्ट, बिहेवियरल सेगमेंटेशन which involves buying habits, brand loyalty and product uses. Example of target group identification. तो देखो, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी ड्रिंक। अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का टारगेट ग्रुप तुम कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग देखेगा डेमोग्राफिक्स। अब ये जो एनर्जी ड्रिंक है कौन कंज्यूम करता है, यंग एडल्ट्स, जो कि 18 से 35 ईयर से बीच में होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स आ जाता है। उसके बाद आता है जियोग्राफिक्स। अब तुम मेनली जो अर्बन एरियाज है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनको टारगेट करेगा। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक्स। अब उस टाइप का लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस एंथुसियास्ट है या फिर एथलीट्स है, वो है तुम्हारा टारगेट। उसके बाद आता है बिहेवियरल, फ्रीक्वेंट जिम गोयर्स या फिर इंडिविजुअल्स विद एन एक्टिव लाइफस्टाइल। तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई करता है। तो ये था अपना सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग का पूरा सिलेबस वन शॉट में। अब तुम लोग का काम चालू होता है यहाँ से। इस क्लास को बड़े से देख लो, समझ लो, हो सके तो आंसर्स वगैरह लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा बात समझ में? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।